हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम क्रैश कोर्स की क्लास है। इस क्लास में हम नर्सिंग फाउंडेशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो हमने क्रैश कोर्स शुरू किया था उसकी ये लास्ट क्लास होगी। तो आई होप आप तक की जो भी क्लासें हैं वो आप सबने अटेंड करी होंगी और आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है नर्सिंग फाउंडेशन का जो क्रैश कोर्स किया हमने उसमें, तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला की पॉइंट है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मीनिंग मसल्स लेंथ डू नॉट चेंज। कि आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर्स कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज बताते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का मतलब होता है कि वो एक्सरसाइजेज जिन एक्सरसाइजेज के अंदर जो मसल्स होती है उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ मसल्स डू नॉट चेंज। मसल्स की लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं होता। और ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कब बताई जाती हैं? व्हेन प्लास्टर कास्ट इज अप्लाइड, जब उस प्लास्टर कास्ट लगा हुआ होता है या फिर आपका पेशेंट लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन रहता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन, प्रोलॉन्ग्ड जब आपका पेशेंट प्रोलॉन्ग बेड रिडन रहता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, डॉक्टर्स उसको बताते हैं कि आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मतलब है कि आपको मसल्स की लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो स्ट्रेंथ है, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल सा होता है उस मसल से उधर, उसके अंदर आपको क्या करना होता है, मसल्स की जो एक्सरसाइज है वो एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जो बचपन के अंदर क्या करते थे कि बॉडी फुलाई जाती थी, तो उसमें क्या होता था, मूवमेंट होता था। अगर हम इस हाथ को सीधा रखें और ऐसे मतलब अपने आप को खींचें, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको प्रेशर करें तो मसल्स, यहाँ की जो मसल्स है उनके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर आपको मसल्स की जो एक्सरसाइज है वो बराबर हो रही होती है। तो उसे बोलते हैं मसल्स की लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मसल्स के अंदर क्या एक्सरसाइजेज वहाँ पे आपको फील होती हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कहलाती हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है आपका पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में देखते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है। यहाँ से बहुत बार आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो पोर्टल वीनस सिस्टम होता है, पोर्टल वीनस सिस्टम का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा, साथ के साथ के अंदर जो भी हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स और एब्डोमिनल ऑर्गन से जो वीनस ब्लड आता है, जो वीनस ब्लड आता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स में, आपके जैसे कि स्प्लीन हो गया, आपका पेनक्रियाज हो गया, आपकी इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, इन सारे ऑर्गन से जो भी वीनस ब्लड आता है वो सारा वीनस ब्लड कहाँ चला जाता है, इंफीरियर वेना केवा से और पोर्टल वेन से होते हुए कहाँ चला जाता है, लीवर के पास। ठीक है, तो लीवर के पास वो सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। अगर उस पोर्टल वेन के अंदर अगर भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका पोर्टल हाइपरटेंशन। उसे बोलते हैं अपन पोर्टल हाइपरटेंशन, उसे बोला जाता है आपका पोर्टल हाइपरटेंशन। और पोर्टल वेन है वो एक मेजर वेन है। पोर्टल वेन क्या है स्टूडेंट? एक मेजर वेन है। ठीक है, पोर्टल वेन इज अ मेजर वेन दैट लीड टू द लीवर, जो कि लीवर के अंदर क्या करती है, ब्लड को लेकर के जाती है। मतलब जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन से जो भी वीनस ब्लड होगा वो सारा का सारा पोर्टल वेन से होते हुए कहाँ जाएगा, लीवर के पास चला जाता है। वहां से फिर वो इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाता है, इंफीरियर वेना केवा से वो हार्ट के अंदर चला जाता है। और मोस्ट कॉमन कोज है, जो मोस्ट कॉमन कोज है किस चीज़ की, मोस्ट कॉमन कोज किस चीज़ के, पोर्टल हाइपरटेंशन के जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है हमारा, सिरोसिस ऑफ लीवर। मोस्ट कॉमन कोज क्या है, सिरोसिस ऑफ लीवर। मोस्ट कॉमन कोज क्या हुआ स्टूडेंट्स, सिरोसिस ऑफ लीवर। और मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछना चाहूँगा, ठीक है, ये एक एमसीक्यू आ गया कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ
पोर्टल हाइपरटेंशन की। पोर्टल हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, सिरोसिस ऑफ लीवर। और सिरोसिस ऑफ लीवर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, अगर सिरोसिस ऑफ लीवर हो रहा है तो सिरोसिस ऑफ लीवर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, सिरोसिस ऑफ लीवर का मोस्ट कॉमन कॉज है वो है आपका एल्कोहलिज्म। ये वाला MCQ आप प्रीवियस ईयर ऑफ एम्स की एग्जाम्स हैं उनके अंदर आप देख चुके हो। आई होप आपने जब तक जो भी एग्जाम दे रखे हैं अब तक उन सब में आप ये क्वेश्चन है वो देख चुके होंगे, क्योंकि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। एल्कोहलिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर cirrhosis of liver and cirrhosis of liver is the most common cause for portal hypertension। आई होप आप लोगों को याद रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है किसका, वीनस ब्लड है, जो वीनस ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ता है पोर्टल वेन के अंदर, और पोर्टल वेन का वीनस ब्लड का प्रेशर बढ़ने को उसी को हम क्या कहते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। और उसका मेन कॉज क्या है, सिरोसिस ऑफ लीवर। अब इंडिकेशन क्या है कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा है, कि आपके पेशेंट के अंदर ऐसा क्या होगा, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पेशेंट के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है। तो ऐसा जो भी सिम्टम्स मैं अभी बताऊंगा, जैसे इंडिकेशन है, इंडिकेशन की बात करें कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन है, तो ऐसे इंडिकेशन है, फर्स्ट वन इंडिकेशन है हेमरेज। अगर आपकी इंटरनल हेमरेज हो रहा है, अगर आपके पेशेंट के अंदर कहीं पर भी इंटरनल हेमरेज हो रहा है आसपास इन एब्डोमिनल कैविटी और इन एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी के अंदर भी हो सकता है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, अगर इंटरनल हेमरेज हो रहा है, अगर इंटरनल हेमरेज हो रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो एक इंडिकेशन होगा किसके लिए, हमारे पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए। दूसरा हेमेटोमेसिस, टर्म का मीनिंग क्या होगा, हेमेटोमेसिस का मीनिंग क्या होगा, हेमेटोमेसिस का मीनिंग होगा ब्लड इन वॉमिटिंग। याद रखिएगा, नोट रखिएगा इस पॉइंट को, हेमेटोमेसिस का मतलब होता है ब्लड इन वॉमिटिंग। जब वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आने लग जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हेमेटोमेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है मेलिना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मेलिना क्या है, मेलिना इज द, व्हाट इज द मेलिना, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा कि मेलिना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप बताऊंगा, और आपको पता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली इससे बहुत खुश होऊंगा कि हाँ आप सब अटेंटिव होकर के मेरी क्लासे अटेंड कर रहे हो। तो मेलिना का मतलब है ब्लड इन स्टूल, ठीक है, ब्लड इन स्टूल। स्टूल के अंदर जब ब्लड आता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मेलिना। अब आपका सवाल होगा कि सर अगर ओल्ड ब्लड है और फ्रेश ब्लड है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो ब्लड इन स्टूल, तो दो कंडीशन हो सकती है, एक तो हो सकता है ओल्ड ब्लड, एक हो सकता है फ्रेश ब्लड, ठीक है। अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है, अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है, सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा कि फ्रेश ब्लड आएगा कब, इन ब्लीडिंग इन लोअर जीआई ट्रैक्ट, ब्लीडिंग इन लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और ओल्ड ब्लड कब आएगा, अपर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ब्लीडिंग, ठीक है स्टूडेंट। उस कंडीशन के अंदर आपको ओल्ड ब्लड देखने को मिलेगा। और जब स्टूल के अंदर ओल्ड ब्लड आ रहा है तो उसे तो कहते हैं मेलिना, और जब फ्रेश ब्लड आ रहा है उसे बोलते हैं हेमेटोकेचिया। हेमेटोकेचिया बोला जाता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये है इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन है। अब आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, की पोर्टल हाइपरटेंशन होने के क्या इंडिकेशन है। तो पहला है हेमरेज हो सकता है, इंटरनल हेमरेज, कहीं पर भी इंटरनल हेमरेज हो सकता है, साथ के साथ में क्या हो सकता है, हेमेटोकेचिया हो सकता है, और मेलिना हो सकता है, और हेमेटोमेसिस हो सकता है। हेमेटोमेसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड इन वोमिटिंग, और हिमेप्टाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड इन स्पूटम। क्या होता है, हिमेप्टाइसिस का मतलब क्या होता है, हिमेप्टाइसिस का मतलब होता है ब्लड इन स्पूटम, ब्लड इन स्पूटम। स्पूटम के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हिमेप्टाइसिस। और ये टीबी का मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, तो फर्स्ट वन की पॉइंट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट
कि जीनियोमीटर इज यूज टू असिस्ट द रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट. जीनियोमीटर इज यूज फॉर द टू असिस्ट द रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट. ये मैं एमसीक्यू, ये बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है. मैं जो भी की पॉइंट डिस्कस करूंगा वो सारे लगभग आपको प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए ही मिलेंगे. तो यहाँ पे याद रखना है कि जीनियोमीटर गिज, अब हमारे पास हमसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि जीनियोमीटर वो क्या यूज़ किया, क्यों यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है. तो किस लिए यूज़ किया जाता है? टू असिस्ट द रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट. टू असिस्ट द रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट. जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे काम में लिया जा रहा है, ये देखो, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इस एग्जामिनर के हाथों के अंदर जहाँ मैंने रेड किया है, ठीक है, ये कहलाता है आपका जीनियोमीटर. ये क्या कहलाता है? आपका जीनियोमीटर कहलाता है. ठीक है स्टूडेंट, क्या कहलाता है? जीनियोमीटर. यहां लिखता हूं इसको. ये एमसीक्यू बहुत बार एमसीक्यू है, ये बहुत बार एमसीक्यू है, ये पूछा जा चुका है, तो प्लीज इसको आप याद रखिए. नेक्स्ट है जो सबसे कॉमन सवाल होते हैं एग्जामिनर के पूछने के, वो पूछता हूँ, वो है यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को. साथ के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आजकल कुछ एग्जामिनेशन ऐसी होती है नर्सिंग की जिनके अंदर स्किल टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पर आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं, या आपको ये चीज़ें दिखा करके पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है, इसका क्या यूज़ है. ठीक है, तो फर्स्ट वन है ब्लैक एंड वाइट कैप सिलेंडर. ब्लैक एंड वाइट कैप सिलेंडर, ब्लैक बॉडी रहेगी और वाइट कैप है वो सिलेंडर किसका होगा? ऑक्सीजन का सिलेंडर है. वो सिलेंडर किसका होगा? ऑक्सीजन का. स्टूडेंट याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर ब्लैक होता है. ठीक है, साथ के साथ उस पर व्हाइट कलर की टोपी होती है. ठीक है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से देख सकते हैं कि जहां ब्लैक कलर की तो होगी बॉडी, और वाइट मैंने यहाँ पे येलो किया ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूं. और इस प्रकार से जो कलर होगा, इस प्रकार से जो ये हो गया वाइट कैप, और ये हो गई ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी, वाइट कैप और ब्लैक बॉडी, ये किसका सिलेंडर हो गया? ऑक्सीजन का. ये हो गया ऑक्सीजन का सिलेंडर. चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्लू कलर सिलेंडर. ब्लू कलर सिलेंडर, तो ब्लू कलर का सिलेंडर किसका होगा? नाइट्रस ऑक्साइड का. ब्लू कलर का सिलेंडर किसका होगा स्टूडेंट? नाइट्रस ऑक्साइड का. मैं आपको बताना चाहूँगा, ये याद रखने वाली बात है, और इस चीज़ को हमें ध्यान से रखना है कि टोटल ब्लू कलर होगा उसका. टोटल ब्लू का मतलब है कि कंप्लीटली उसमें कोई कैप वैप कुछ नहीं होगी. अगर जो सिलेंडर आपको दिखाया जा रहा है और वो अगर पूरी तरह से ब्लू कलर का है, तो वो किसका है? नाइट्रस ऑक्साइड का. और नाइट्रस ऑक्साइड है वो कहाँ यूज की जाती है? ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज की जाती है. एनेस्थीसिया मशीन के साथ ये कनेक्ट होता है. एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन पे होता है ये, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड है उसको हम काम में लेते हैं ड्यूरिंग एनेस्थीसिया. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया. टोटली ब्लैक सिलेंडर, ब्लैक और वाइट कैप है, इसका मतलब तो वो ऑक्सीजन का है. अगर वो जैसे ब्लू है, पूरा ब्लू हो गया सिलेंडर, इसका मतलब वो नाइट्रस ऑक्साइड का है. और अगर वो पूरा ब्लैक हो जाता है, अगर वो सिलेंडर पूरा ब्लैक है, तो इसका मतलब वो किसका है? नाइट्रोजन का है. वो सिलेंडर किसका है? नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन से एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको. हमारे पर्यावरण के अंदर, हमारे वायुमंडल के अंदर, हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन. मोस्ट abundant gas in environment. मोस्ट abundant गैस, अप्रोक्सीमेटली 78% ये गैस पाई जाती है.
तो ध्यान रखने की बात है, ये आपसे जीके में पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। ठीक है, और नाइट्रोजन है उसका यूज हम करते हैं आपके एनेस्थीसिया से रिलेटेड वर्क के। ठीक है, पूरा ब्लैक कलर का सिलेंडर इसका मतलब नाइट्रोजन का है, और ब्लू कलर का है तो वो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर है। और अगर सिलेंडर है जो आप देख रहे हो और वो पूरा तो पूरी तरीके से पीले कलर का है तो वो कौन सी गैस का होगा, क्लोरीन गैस। येलो, कंप्लीट येलो है तो इसका मतलब है कि वो किसका होगा, क्लोरीन गैस का होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है, एक टर्म आती है एथिस्ट। एक टर्म आती है स्टूडेंट्स एथिस्ट। इस एथिस्ट का मीनिंग क्या होता है? इस एथिस्ट का मीनिंग होता है कि वो इंडिविजुअल, एथिस्ट का मीनिंग होता है वो इंडिविजुअल जो भगवान में बिलीव नहीं रखता, नॉट बिलीव इन गॉड। एथिस्ट उसको बोलते हैं जो भगवान में बिलीव नहीं रखता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एम्स भोपाल के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। एम्स भोपाल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये सोशियोलॉजी से उठाया हुआ है। ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया हुआ है? सोशियोलॉजी से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा ताकि आप सब इसमें आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट वन आता है कि जब एक अपन एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम जब काम कर रहे हैं या फिर कोई भी डॉक्टर होता है तो जब वो लंग्स साउंड असिस्ट करता है किसी पेशेंट के, तो लंग्स साउंड को असिस्ट करने का सबसे बढ़िया पैटर्न क्या है वो इसमें बताया गया। देखो, लंग्स साउंड को असिस्ट करने का सबसे अच्छा पैटर्न क्या है? देखो, सिस्टमेटिक पैटर्न फॉर असिस्ट अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन ऑफ द पेशेंट लंग साउंड इज साइड टू साइड अस्कल्टेशन। साइड टू साइड अस्कल्टेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन का मीनिंग होता है कि कोई भी जो हमारा एग्जामिनर है, एग्जामिनेशन या लिसनिंग ऑफ वॉइस, लिसनिंग ऑफ ऑर्गन साउंड, ऑर्गन साउंड बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को यूज करके जब हम किसी ऑर्गन के साउंड को सुनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिसनिंग ऑफ organ sound by using stethoscope, that is known as auscultation। उसे बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अस्कल्टेशन। अब लंग्स का जब आप अस्कल्टेशन कर रहे हो, लंग्स को जब आप असिस्ट कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर कैसे लंग्स को असिस्ट करना है? तो साइड टू साइड, पहले एक बार इधर, फिर 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 एक बार। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? लंग साउंड असिस्ट करने और दोनों लंग्स के साउंड के अंदर आपको डिफरेंस बताना हो। ठीक है, तो ये है हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लंग साउंड को असिस्ट करने का बेटर ऑप्शन या बेटर पैटर्न क्या है? तो साइड टू साइड अस्कल्टेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्कल्टेशन दैट विल बी यूज टू अस्कल्टेट द लंग साउंड। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है हमारा कि प्लानिंग प्रोसेस होती है ना, जब हम नर्सिंग के अंदर नर्सिंग के फेजेस प्लान किए जाते हैं। नर्सिंग के अंदर क्या होता है? प्लानिंग की जाती है। नर्सिंग के कुछ फेजेज होते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होती है। ठीक है, तो उस स्टेजेस के अंदर जब प्लानिंग हम कर रहे होते हैं, प्लानिंग फेज जब हम बना रहे होते हैं, जब हम प्लान बना रहे होते हैं कि हमें ये करना है, उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड आउटकम डिसाइड करते हैं। भाई प्लानिंग करेंगे तभी तो हम बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं, प्लान करके देखते हैं कि हाँ ये अगर प्लान हमारा कामयाब होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पेशेंट का ये दर्द दूर हो जाना चाहिए या बुखार दूर हो जानी चाहिए, ये होता है। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर देखो आप, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं? पेशेंट से डाटा कलेक्शन करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं? इंटरवेंशंस प्लान करते हैं, उन इंटरवेंशंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं? आउटकम निकाल करके लाते हैं। पेशेंट को ठीक हुआ नहीं हुआ देखते हैं, ये देखने के लिए इसे बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले होता है हमारा असिसमेंट, नर्सिंग असिसमेंट। सबसे पहले आता है आपका नर्सिंग असिसमेंट। नर्सिंग असिसमेंट के बाद आता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस या नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग असिसमेंट, डायग्नोसिस, असिसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस भी बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? गोल, हम क्या करते हैं? गोल डिसाइड करते हैं। डायग्नोसिस बनाया, उसके बाद हम गोल डिसाइड करते हैं। गोल डिसाइड करके हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। ठीक है, प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट।
इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करके हम ये देखते हैं, उसे बोलते हैं आउटकम। ठीक है, आउटकम में हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमने जो प्लान किया था वो सारी इंटरवेंशन हम क्या करते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करके हम ये देखते हैं कि हमने जो गोल बनाया था तो वो गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आता है हमारा आउटकम के अंदर। ठीक है, आउटकम के अंदर तो प्लानिंग की जो फेज होती है ना, प्लानिंग पहले प्लान करेंगे, उसके बाद हम क्या कर देते हैं उसके अंदर, उसके ऊपर गोल डिसाइड करते हैं, हाँ ये मैं काम करूंगा तो ये काम हो जाना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है हमें कि जब भी आप इंडिविजुअल के लिए केयर प्लान कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब आप प्लान करते हो तो उसी कंडीशन के अंदर आप क्या करते हो, आप आउटकम डिसाइड कर लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जब रेक्टल थर्मोमीटर जब यूज़ किया जाता है तो उसको 0.5 से लेकर के 0.5 से लेकर के 1.5 इंच तक उसको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है नॉर्मली। यहाँ पर आपको ना मैंने एडल्ट बोला है ना मैंने क्या बोला है, इन्फेंट बोला है। अगर इन्फेंट होगा तो 0.5 के बाद आ जाएगा आपका 1, तो ये आ गया आपका 1 और 1.5, तो ये आ गया आपका एडल्ट के लिए, ये चिल्ड्रंस के लिए, और ये आ गया आपका इन्फेंट के लिए। ठीक है, ध्यान रखने की बात है, रेक्टल थर्मोमीटर कब यूज नहीं करना, इन कार्डियक प्रॉब्लम, इन कार्डियक डिजीज, क्योंकि ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से वेगल स्टिमुलेशन होता है। वेगल स्टिमुलेशन अगर हो जाता है तो हो सकता है कि पेशेंट के अंदर कार्डियक वर्कलोड बढ़े और उसको जो कार्डियक प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए हमें कभी भी कार्डियक पेशेंट के अंदर हमें कभी भी क्या नहीं करना है, रेक्टल टेम्परेचर यूज़ नहीं करना है। मेथड रेक्टल टेम्परेचर असिस्ट करने का जो मेथड है वो हमें यूज़ नहीं करना है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रेश कोर्स की क्लासें आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।